Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को जो डायरेक्शन है वो इशू किया गया कि प्रिजन के अंदर किसी भी तरीके का जो कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन है या जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें प्रिजन एज ए सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल के अंदर आप देखिए कि लिस्ट है उनको डिफाइन किया गया है। उसी के अंदर आपको जो स्टेट लिस्ट है उसका जो सब्जेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है प्रिजन। इसी वजह से आप देखिए कि हर एक स्टेट वाइज आपको प्रिजन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिगार्डिंग में जो वेरिएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 2016 के समय हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा आप देखिए कि प्रिजन सेक्टर के अंदर में यूनिफॉर्मिटी है उसको मेंटेन करने के रिगार्डिंग में एक मैनुअल है उसको भी पब्लिश किया गया था, जिसको कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी डायरेक्शन के अंदर ऑब्जर्व किया गया कि अगर किसी भी प्रिजन के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कैरी किया जाता है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल का 15 का जो क्लोज 1 है उसका ये वायलेशन है, क्योंकि आप देखिए कि वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको मना किया गया है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी भी पर्सन से जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको नहीं कैरी करना है। आर्टिकल जो 17 है उसके भी वायलेशन के रूप से ऑब्जर्व किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अनटचेबिलिटी है उसको अबोलिश किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि जो बॉन्डेड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है कि कुछ यहाँ पे जो सिलेक्टेड कास्ट के बेसिस पे जो प्रिजनर हैं उन्हीं को अगर क्लीनिंग का जो एक्टिविटी है अगर उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है तो हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा 2013 के समय जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है उसको भी अबोलिश किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स का जो वायलेशन है उसको ऑब्जर्व किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन है या उनके जो डिफरेंट सेल आपको देखने के लिए मिलेंगे डिफरेंट जो कास्ट के जो पर्सनस हैं उनके रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको डायरेक्शन भी इश्यू किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो उनका जो प्रिजन मैनुअल है उसके अंदर में जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया जाए। आप देखिए कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनका प्रेजेंट समय में कुछ मैनुअल्स के अंदर में आपको बेसिकली एज ए हैबिचुअल ऑफेंडर का जो टाइटल है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अर्लियर फेज के अंदर आप देखिए कि अबोलिश किया गया था उस वर्ड को। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें हैबिचुअल ऑफेंडर का जो यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके रिगार्डिंग में कि आप देखिए कि ये वर्ड है उसका किस तरीके से हिस्ट्री है। 1871 के समय जब हमारा कंट्री है वो कॉलोनी हुआ करता था उस समय ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट है उसको प्रपोज किया गया था। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ ऐसी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनके द्वारा आप देखिए कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में कंटिन्यूस वॉइस को रेज किया गया, वो यहाँ पे ट्राइबल सेक्शन से बिलोंग किया करती हैं, तो उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंदर में आप देखिए कि ऐड कर दिया गया था कि उस ट्राइब से जो बाय बर्थ आप देखिए कि उनको जो क्रिमिनल का जो स्टेटस है वो दिया जाता था 1871 के समय में। 1952 के समय जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट है उसको चेंज किया गया एज ए हैबिचुअल ऑफेंडर के रूप से, और आप देखिए कि हैबिचुअल ऑफेंडर को भी लेटर फेज के अंदर में चेंज कर दिया गया है। जो डी नोटिफाइड ट्राइब का जो कॉन्सेप्ट है जो प्रेजेंट समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। 2014 के समय में डी नोटिफाइड ट्राइब्स का जो कमीशन है उसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2014 के समय गवर्नमेंट के द्वारा। डी नोटिफाइड ट्राइब के पर्सपेक्टिव से जो कमीशंस हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक रेन के कमीशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक आप देखिए कि इडाटे कमीशन है जो यहाँ पे डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनका यहाँ पे किस तरीके से अपलिफ्ट करना है, किस तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को कैरी करना है जिससे कि उनको भी मेन स्ट्रीम के अंदर यहाँ पे ऐड किया जा सके। स्टूडेंट्स, इन्हीं जो डी नोटिफाइड जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको यहाँ पे मेन स्ट्रीम के अंदर ऐड करने के रिगार्डिंग में या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को कैरी करने के रिगार्डिंग में आप देखिए कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक सीड इनिशिएटिव है, सीड जो इनिशिएटिव है उसको भी लॉन्च किया गया है। ये सीड इनिशिएटिव बेसिकली है स्कीम फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द डी नोटिफाइड ट्राइब, कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनको किस तरीके से इकोनॉमिक एम्पावर करना है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रिजन के पर्सपेक्टिव से जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि जो पायलट प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। बेसिकली आप देखिए कि बजट के दौरान में गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है
उसको यूटिलाइज करने के पर्सपेक्टिव से जो ये हमारे यहाँ पे प्रेजेंट समय में जो स्किल का आपको जो गैप देखने के लिए मिलता है, या अनएम्प्लॉयड पर्सनस को जो एम्प्लॉयमेंट ग्रांट करने की रिगार्डिंग में एक जो आप देखिए कि जो टॉप 500 कंपनीज हैं वहाँ पे जो इंटर्नशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐड किया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग में जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है पायलट बेसिस के ऊपर में, कि जो टॉप 500 कंपनीज वहाँ पे पर्सन के द्वारा 1 ईयर के बेसिस पे जो इंटर्नशिप है उसको कैरी आउट किया जा सके, जो यहाँ पे स्किल का जो गैप है उसको भी रिजोल्व किया जा सके, और डेमोग्राफिक जो डिविडेंट है हमारी कंट्री का उसको यहाँ पे बेटर वे में यूटिलाइज किया जा सके। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे प्रॉपर समय में जो स्किल का यूटिलाइजेशन नहीं किया जाएगा, या आप देखिए कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है उनको एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसके भी रिगार्डिंग में कंसर्न्स आपको देखने के लिए मिलते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंट है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर के रूप से भी कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नवरात्रि का जो फेस्टिवल है उसकी फ़ोटो को यहाँ पे शो किया गया है। आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में इसी नवरात्रि का जो फेस्टिवल है उसको दुर्गा पूजा के नाम से जाना करते हैं। और स्टूडेंट्स आपको गुजरात के अंदर में जो नवरात्रि का जो फेस्टिवल है उसके दौरान में आप देखिए कि जो गरबा डांस है उसका परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स क्या जो गरबा डांस है उसको इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है यूनेस्को का उसके अंदर ऐड किया गया है, ये आपको बताना है। या गरबा को किया गया है, या आप देखिए कि जो डांडिया डांस है उसको किया गया है, ये आपको जरूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि दुर्गा पूजा को भी ऐड किया गया था, और आई थिंक इसी साल जो प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट हुआ है, सिविल सर्विस प्रीलिम्स का पेपर, उसके अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रेप का जो कैटेगरी है उसके अंदर जो मैरिटल रेप है, जो मैरिज रिलेशनशिप है, उसके अंदर आप देखिए कि फोर्सफुली किसी रिलेशन को अगर यहाँ पे कैरी आउट किया जाता है तो उसको मैरिटल रेप का जो यहाँ पे मैरिटल रेप का जो कैटेगरी है उसको उसके अंदर में ऐड करने के रिगार्डिंग में जो डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपना स्टैंड यहाँ पे बताया गया है कि मैरिटल जो रिलेशंस है उनको रेप का जो कैटेगरी है उसके अंदर अभी नहीं ऐड किया जाए, उसको एग्जेम्प्ट किया जाए। क्योंकि आप देखिए कि हार्ड टू डिटेक्ट है, किस तरीके से इनको डिटेक्ट किया जाएगा ये काफ़ी हार्ड है। बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, उनके रिगार्डिंग में तो सेंटर के द्वारा अपना स्टैंड है वो बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। अभी आप देखिए कि इस केस के रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ जो है वो नहीं मेंशन हुआ है, तो अभी तक सेंटर का अपना स्टैंड है, एग्जाम के पर्पज से अभी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आने वाले समय में जैसे इसके अंदर डेवलपमेंट होगा तो उसके बारे में हम रीड करेंगे जब न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के ही पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि यहाँ पे एक जो पेटिशन है उसको फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। आप देखिए कि पेटिशन का नेम है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस आप देखिए कि आप जब आर्टिकल 32 के बारे में रीड करते हो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है, आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आर्टिकल 32 है, सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर में आर्टिकल 226 है, जिसके थ्रू अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है किसी पर्सन के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, आपको प्राइवेटली वे में आप देखिए कि फ्री है वो नहीं किया गया है, तो उस समय में आप यहाँ पे हैबियस कॉर्पस के थ्रू डायरेक्टली अप्रोच है वो कर सकते हो हमारे जो ये जुडिशियल जो इंस्टीट्यूशंस है यहाँ पे। स्टूडेंट जो हैबियस कॉर्पस का जो रेट है उसको आप देखिए कि इंडिविजुअल पर्सन का जो लिबर्टी है उसके भी बुलवोर के रूप से यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। आर्टिकल 32 के अंदर किसी भी पर्सन का जो डिटेंशन है वो लॉफुल है या नहीं है, लॉफुल है या आप देखिए कि प्राइवेटली वे में किसी पर्सन के द्वारा उनको यहाँ पे डिटेंड किया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग में पेटिशन फाइल होता है। हैबियस कॉर्पस या हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिफरेंट रेट्स हैं, सर्सियोररी है, जो प्रोहिबिशन का जो रेट्स हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। रेट्स के बारे में आप ज़रूर से रीड करना। अगर आपको नहीं पता है तो आपका पॉलिटी का जो काफ़ी फेमस या पॉपुलर बुक है लक्ष्मीकांत, अगर आप उसको रेफ़र करते हो या किसी अदर बुक को रेफ़र करते हो तो उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है उससे जाके रीड करना। लक्ष्मीकांत के अंदर आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लियोपार्ड का जो पॉपुलेशन है उसके बारे में है। यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क आपके लिए ये है कि आप देखिए कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे एक इंटरनेशनल जो अलाइंस है उसको लॉन्च किया गया था। बिग कैट अलाइंस है, इंटरनेशनल जो बिग कैट अलाइंस है उसको लॉन्च किया गया था, इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है।
आप देखिए कि जो बिग कैट अलायंस है क्या उसके अंदर ल्यूपार्ड है उसको ऐड किया गया है। जैसे कि आप देखिए कि अगर हम रीड करें, लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा, टाइगर आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि आपको जो स्नो ल्यूपार्ड है जो कि हमारे स्नो एरियाज़ के अंदर में पाया जाता है, स्नो ल्यूपार्ड है जिसका IUCN स्टेटस भी वल्नरेबल है। इसके अलावा स्टूडेंट स्नो ल्यूपार्ड के अलावा आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो प्यूमा है, प्यूमा के अलावा आप देखिए कि जैगवार है, उन सभी को इसके अंदर ऐड किया गया है। चीता को भी इसके अंदर ऐड किया गया है। क्या आप देखिए कि जो ल्यूपार्ड है, जो तेंदुआ है, उसको भी ऐड किया गया है क्या स्टूडेंट्स? अगर हम इंडिया के अंदर ल्यूपार्ड का जो स्टेटस है उसके बारे में रीड करें, रिसेंटली आप देखिए कि मार्च के मंथ के समय इसका भी जो रिपोर्ट का जो डाटा है उसको पब्लिश किया गया था। रिपोर्ट के डाटा को कैरी आउट किया जाता है NTCA के द्वारा, NTCA के द्वारा कैरी आउट किया जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ ल्यूपार्ड का जो संख्या है वो आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, शायद कर्नाटका है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आप देखिए कि तमिलनाडु है। तो इस तरीके से जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे भी लियोपार्ड का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी सही है। उड़ीसा के वहाँ पे पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुआ था, बट यहाँ पे आप देखिए कि उड़ीसा के ही द्वारा, उड़ीसा स्टेट के द्वारा ही लियोपार्ड का जो पॉपुलेशन एस्टिमेशन है या जो सेंसस है उसको कंडक्ट किया गया। यहाँ पे जो टोटल नंबर्स हैं वो इंक्रीज बताए गए हैं कि लास्ट 2 ईयर के अंदर में जो पॉपुलेशन, क्योंकि लास्ट जो सेंसस है 2021 के समय कंडक्ट हुआ था, उसके डाटाज को अभी 2024 के मार्च मंथ के समय रिलीज किया गया था। आप देखिए कि 2022 से लेकर 24 तक जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है। सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है उसके पर्सपेक्टिव से भी मेंशन किया गया कि वहाँ पे जो सिमलीपाल का एरिया है, सिमलीपाल के अंदर में हाईएस्ट नंबर ऑफ लियोपार्ड्स का जो पॉपुलेशन है उड़ीसा के वहाँ पे, तो ये उड़ीसा स्टेट का था। हमने उसको यहाँ पे डिस्कस किया। NTCA के द्वारा ऑल ओवर इंडिया इसका जो पॉपुलेशन है उसको कैरी किया गया था। होमवर्क आपके लिए ये है, इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है उसके अंदर में कौन सा जो यहाँ पे एनिमल्स हैं, सभी एनिमल्स का नाम आप बताना कौन कौन से जो यहाँ पे बिग कैट्स हैं जिनको ऐड किया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर में। चीता, आप देखिए कि चीता भी न्यूज़ के अंदर में है। चीता का जो ट्रांसलोकेशन के रिगार्डिंग में उनका काफ़ी बार डेथ का न्यूज़ आता है, काफ़ी बार उनका जो बर्थ का जो न्यूज़ है वो समय समय पे आपको न्यूज़पेपर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो क्या चीता को भी ऐड किया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के रिगार्डिंग में? तो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन बताना आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि केरल के वहाँ पे एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है जिसको कि हम त्रिशूर पूरम नाम से जाना करते हैं। त्रिशूर पूरम बेसिकली जो गॉड एंड गॉडेस हैं उनका असेंबली के रूप से या उनका जो एसोसिएशन के रिगार्डिंग में इस फेस्टिवल का जो सेलिब्रेशन है इसके रिगार्डिंग में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था जिसका इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है वो दिया गया है यहाँ पे केरल गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कुछ फेस्टिवल्स का नाम दे दिया गया। सपोज कीजिए क्वेश्चन के अंदर में आपको फेस्टिवल का नाम दिया गया, एक नाम दिया गया है आपको त्रिशूर पूरम है, अदर नाम आपको दे दिया गया स्टूडेंट्स पोंगल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको दे दिया गया यहाँ पे जो अदर नेम है वो आप सपोज कीजिए आपको दे दिया गया गुड़ी पड़वा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन सा जो फेस्टिवल है वो केरल के वहाँ पे सेलिब्रेट हुआ करता है मेजरली रूप से केरल के वहाँ पे। तो स्टूडेंट त्रिशूरपुरम ओनली वन है, इसका आंसर ओनली वन है, क्योंकि आप देखिए कि पोंगल का जो सेलिब्रेशन है वो आपको तमिलनाडु के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। गुड़ी पड़वा का जो फेस्टिवल है वो आपको महाराष्ट्र के वहाँ पे न्यू ईयर के परस्पेक्टिव से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जब भी हम नवरात्रि के बाद में विजयदशमी का जो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर इसको विजयदशमी के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है आफ्टर द 9 डेज ऑफ नवरात्रि के बाद में 10 का जो डे है उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि हमारा जो यहाँ पे जो मैसूर का एरिया है, मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटका के वहाँ पे मैसूर सिचुएटेड है। आप देखिए कि जो मैसूर है वहाँ पे आपको ये दशहरा फेस्टिवल देखने के लिए मिलेगा। दशहरा ही इसको जाना जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, बट नॉर्दर्न पार्ट का जो दशहरा है वो डिफरेंट है सदर्न पार्ट के जो मैसूर के जो दशहरा से। दशहरा के फेस्टिवल के बारे में अगर हम डिस्कस करें या इसका जो फेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर में कौन कौन से जो दशहरा हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक तो आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के वहाँ पे कुल्लू का जो दशहरा है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। राजस्थान के अंदर एक कोटा है, कोटा नाम की एक जगह है जो कि इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है उसका कोचिंग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुल्लू है, कोटा है, और इसके अलावा मैसूर का जो दशहरा है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैसूर के दशहरा के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे
जो एलिफेंट्स हैं उनको भी यूज किया जाता है। 1 मंथ के अराउंड आपको जो दशहरा का जो सेलिब्रेशन है वो वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे वाडियार का जो नाम है वो मेंशन किया गया। वाडियार डायनेस्टी का रूल हुआ करता था मैसूर के वहाँ पे। बट कुछ समय आपको 18 सेंचुरी के समय कुछ समय आपको ऐसा भी समय देखने के लिए मिलेगा जब आप देखिए कि वहाँ पे हैदर अली है, टीपू सुल्तान है, वो पावर के अंदर में आते हैं। तो स्टूडेंट्स हैदर अली, टीपू सुल्तान के एक बार टाइम पीरियड के बारे में रीड करते हैं। 1766 से लेकर 1799 का जो समय है, ये जो 33 ईयर्स का जो समय है, इस 33 ईयर्स के समय में आप देखिए कि हैदर अली हैं, हैदर अली हैं, हैदर अली के अलावा उनके जो बेटे हैं टीपू सुल्तान, वो पावर के अंदर में रहा करते हैं। टीपू सुल्तान है। उसी समय में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा पावर के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो छोटे छोटे एम्पायर, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उन सभी को यहाँ पे जो कन्फेसिकेट है, उनको यहाँ पे कैप्चर है वो करने का कोशिश किया जाएगा। इनिशियल फेज में आप देखिए कि बंगाल का नंबर लगता है, बंगाल का नंबर लगता है 1757 के समय में बैटल ऑफ प्लासी। फिर आप देखिए कि वहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू अदर एरियाज हैं उनको भी कैप्चर किया जाएगा। बैटल ऑफ बक्सर है जो 1764 के समय में है। हैदर अली आप देखिए कि पावर के अंदर में आए हैं 1766 के समय में। तो कंटिन्यूस वहाँ पे आपको जो बैटल्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को रीड करोगे आप देखिए कि इसी समय में, जैसे 1756 के समय देखिए कि नवाब व बंगाल के द्वारा जो सिराजुद्दौला हुआ करते थे, उनके द्वारा ब्रिटिश के जो पर्सन्स हैं उनको मार दिया गया। ब्लैक होल ट्रेजिडी को उस समय कैरी आउट किया गया, एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया जिसके अंदर एक ही होल था। और आप देखिए कि सफोकेशन की वजह से काफ़ी सारे जो ब्रिटिश पर्सन्स हैं उनका वहाँ पे डेथ होता है। वो आप देखिए कि हुगली का जो एरिया है वहाँ पे ही जो ब्रिटिश पर्सन्स हैं उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। वो धीरे धीरे कैप्चर करते हैं पावर को। पावर को कैप्चर करने के बाद में लोगों को वहाँ पे अपने साथ में ऐड करने के साथ में, जैसे कि जगत सेठ हैं और उनके जो सिराजुद्दौला के जो जनरल हुआ करते थे, बैटल ऑफ प्लासी को 1 ईयर के बाद में कैरी आउट करते हैं 1757 के समय में। और जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी आप देखिए कि वो काफ़ी स्मॉल जो बैटल है, जो उसका पिच है वो काफ़ी स्मॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी बार हिस्टोरियंस के द्वारा ये भी बताया जाता है कि द बैटल ऑफ प्लासी डेट नेवर फोर्ट, कि कभी वो लड़ा नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे आप देखिए कि जनरल्स के द्वारा जो बिट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है, उनके साथ जो राजा के साथ जो धोखाधड़ी की जाती है उनके द्वारा, और उन्हीं को असेसिनेट कर दिया जाता है उन्हीं के जो राजमहल के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये बैटल ऑफ प्लासी है। आप देखिए कि उसके बाद में 1760 के समय में आपको जो फ्रेंच अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ में भी बैटल देखने के लिए मिलेगा, कि वहाँ पे बैटल हुआ करता था। वहाँ पे बैटल ऑफ वांडीवोस है, बैटल ऑफ वांडीवोस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रेंच जो पावर्स हैं उनके साथ में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंटिन्यूस बैटल लड़े गए हैं। कंटिन्यूस बैटल है, उसके बाद में एक ट्रीटी की जाएगी, ट्रीटी के बाद में फिर से एक बैटल लड़ी जाएगी। आप देखिए एक लड़ाई के अंदर वो कमज़ोर करेंगे, फिर ट्रीटी कर लेंगे, फिर दोबारा बैटल करेंगे, फिर दोबारा ट्रीटी करेंगे। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कंटिन्यूस हर एक जो एम्पायर है डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर जो रूल किया करते थे उनके साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम बात करें हैदर अली जब पावर के अंदर में आते हैं, तो आप देखिए कि 1767 के समय में 1767 से लेकर 1769 तक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में जो ट्रीटी है वो कौन सा है? ट्रीटी ऑफ मद्रास है। मद्रास का वहाँ पे एक ट्रीटी को कैरी आउट किया जाता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास को साइन किया गया। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है, आप देखिए कि 1780 के समय में, 1780 से लेकर 84 का वो समय है, उस समय यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है उसको कैरी किया गया, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है उसको साइन किया करते हैं। आप देखिए कि स्टूडेंट्स इसी दौरान में आपको जो मराठा एम्पायर है उसके साथ में भी जो बैटल है वो देखने के लिए मिलेगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि 1775 के समय से स्टार्ट किया गया था और 82 तक कौन सा वहाँ पे ट्रीटी साइन किया गया? ट्रीटी ऑफ सलबाई। ट्रीटी ऑफ सलबाई है वो आपको मराठा एम्पायर के साथ में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया सेकंड जो एंग्लो मैसूर वॉर है 1780 से लेकर 84 तक है, जिसमें ट्रीटी ऑफ कौन सा है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है उसको साइन किया गया। फिर आप देखिए कि इसी सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के समय में जो टीपू सुल्तान है वो पावर के अंदर में आते हैं, हैदर अली का वहाँ पे डेथ होता है। स्टूडेंट टीपू सुल्तान जब पावर के अंदर में आएंगे तो टीपू सुल्तान के द्वारा भी आप देखिए कि 1790 से लेकर 92 का जो समय है उस समय एक बैटल को लड़ा जाता है। 1790 से लेकर 92 तक आप देखिए कि बैटल को लड़ते हैं।
1790 से लेकर 92 तक। और इसमें एक ट्रीटी साइन की जाती है जो टीपू सुल्तान का कैपिटल हुआ करता था श्रीरंगापट्टनम। श्रीरंगापट्टनम के वहाँ पे कैपिटल को साइन करते हैं, सॉरी एक ट्रीटी को साइन करते हैं कैपिटल के वहाँ पे। आप देखिए कि जो टीपू सुल्तान है उनका फ्रेंच के साथ में आपको जो रिलेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। फ्रेंच के साथ में वो अपने आप को मजबूत करते हैं। फ्रेंच का ही जो वहाँ पे जो जनरल्स हैं उनको रिक्रूट भी करते हैं आर्मी को मॉडर्नाइज करने के पर्सपेक्टिव से। नेवल फोर्स का भी यूटिलाइज करने का कोशिश किया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। स्टूडेंट्स बुक के अंदर उनके रिगार्डिंग में काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी भी हुआ करता है टीपू सुल्तान के रिगार्डिंग में। पर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जब बुक रीड करोगे तो उनके द्वारा एक टेम्पल का जो रेनोवेशन के रिगार्डिंग में भी कुछ डोनेट है वो किया गया था। काफ़ी बार आप देखिए कि उनके रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी भी हुआ करता है जब हम रीड करते हैं टीपू सुल्तान के पर्सपेक्टिव से कर्नाटका के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे टीपू सुल्तान के बारे में हमने रीड किया। फिर आप देखिए कि 1799 के समय 4th बैटल जब लड़ी जाती है टीपू सुल्तान का वहाँ पे डेथ होगा। और आप देखिए कि जो वाडियार जो डायनेस्टी है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है वहाँ पे। वाडियार डायनेस्टी के साथ में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा डेट सब्सिडरी अलायंस है उसको साइन कर लिया जाएगा। जो सब्सिडरी अलायंस है उसको साइन कर लिया जाएगा वहाँ पे। तो इस समय कौन जर्नल हुआ करते थे ये सब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जब डिटेल के अंदर रीड करोगे तो आपको ये सब चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैकोम सत्याग्रह के बारे में आपने रीड किया होगा। वैकोम का आप देखिए कि जो सत्याग्रह है जिसके अंदर पेरियार के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। स्टूडेंट्स वैकोम सत्याग्रह आपको 1924 के समय देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि अभी जो केरल का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा तमिलनाडु को कुछ यहाँ पे एरिया दिया गया है जिससे कि पेरियार का जो मेमोरियल है उसको वहाँ पे सेटअप किया जा सके। वैकोम सत्याग्रह के बारे में अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि वैकोम का जो एरिया है वहाँ पे श्री महादेव टेम्पल है जिसकी एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है कि सोसाइटी के अंदर किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। टीके माधवन नाम के जो पर्सन है, केपी कसावा नाम के जो पर्सन है, केपी कसावा मेनन है, टीके माधवन है, जॉर्ज जोसेफ नाम के जो पर्सन है, उनके द्वारा वैकोम के एरिया के अंदर प्रोटेस्ट को कैरी किया गया था। लेटर फॉर्म के अंदर पेरियार उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं। ये जो नेम है उनको आपको जरूर से पता होना चाहिए। नेम क्या क्या है स्टूडेंट? टीके माधवन है। टीके माधवन के अलावा कौन है? केपी कसावा है, केपी केसावा है, केपी केसावा मेनन है, जॉर्ज जोसेफ है, जॉर्ज जोसेफ है। तो आप देखिए कि इनके द्वारा इनिशियल फेज के अंदर मूवमेंट को कैरी आउट किया गया। श्री महादेव टेम्पल है वैकोम के वहाँ पे। फिर बाद में पेरियार के द्वारा ज्वाइन किया जाता है। आप देखिए कि एमके गांधी हैं उनके द्वारा भी विजिट किया गया था उस बेसिकली उस जेट प्रोटेस्ट को। और स्टूडेंट्स इसी प्रोटेस्ट की वजह से टेम्पल एंट्री का जो प्रोक्लेमेशन है वो आपको 1936 के समय देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि पेरियार के इस मूवमेंट के बाद में और भी काफ़ी सारे जो मूवमेंट्स हैं जैसे कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, जिसके सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली पेरियार के मेमोरियल के बारे में था जिसको सेटअप किया जाएगा वहाँ पे केरल के वहाँ पे। केरल गवर्नमेंट के द्वारा तमिलनाडु को कुछ लैंड एलोकेट किया गया है कि आप यहाँ पे मेमोरियल है उसको यहाँ पे बिल्ड कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का जो रैंकिंग कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मेंशन किया गया है। आप देखिए कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का जो रैंकिंग कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में आपको कंटिन्यूस डिबेट देखने के लिए मिलेगा। ये डिजिटल एज का जो समय है उसके अंदर हम नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं, वर्ल्ड रैंकिंग है। इसके अलावा आप देखिए कि NIRF का जो कॉन्सेप्ट है जो कि 2016 के समय से आपको देखने के लिए मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क अगर हम यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि टीचिंग को कैरी आउट करना है, मेंटरशिप करना है, फ्यूचर ग्रोथ के रिगार्डिंग में, फ्यूचर जनरेशन का रिसर्च है। इस रिसर्च के अलावा अगर हम बात करें आप देखिए रिसर्च का कुछ आउटपुट भी है यहाँ पे, जो लोकल ग्राउंड लेवल के ऊपर का कनेक्टिविटी है वो भी होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट फॉरेन कंट्रीज का जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है जो आउटपुट के बेसिस पे या जो रिसर्च एक्टिविटी है उनके ऊपर उनका जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है वो मोर फोकस आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के यहाँ पे आप देखिए कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में हायर एजुकेशन जो फाइनेंसिंग एजेंसी है उसको भी क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2017 के समय में। 91% का जो वेटेज है वो आपको गवर्नमेंट का देखने के लिए मिलेगा। 9% का जो वेटेज है वो आप देखिए कि यहाँ पे केनरा बैंक के द्वारा फंड किया जाता है इसको
हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। तो यहाँ पे बताया यही गया है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जो टीचिंग का जो प्रोसेस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसर्च का जो आउटपुट है, उसको हमें बूस्ट करने का ज़रूरत है, रेदर देन हम रैंकिंग का जो फ्रेमवर्क है उसको यहाँ पे ऑब्सेस होते हुए। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया। इटली के बारे में है नेक्स्ट। आप देखिए कि इंडिया और इटली का यहाँ पे आपको एक कॉमन इंटरेस्ट है, जॉइंट कुछ चैलेंज है वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंडो जो मेडिटेरियन सी है उसको सेफ एंड सिक्योर कैसे कैरी आउट करना है, ये इंडिया का यहाँ पे एक मेन टारगेट है इटली के साथ में मिलते हुए। इटली आप देखिए कि प्रेजेंट समय में वर्ल्ड के जो 6th लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जो 6th वर्ल्ड के जो मोस्ट एक्सपोर्टर्स हैं उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो डिजिटल कनेक्टिविटी का जो एज है उसके अंदर में इटली का इंपॉर्टेंस है, जैसे कि जो ब्लू रेमन नाम का जो सबमरीन जो डाटा केबल्स है उसको उसके थ्रू कनेक्टिविटी को सेटअप करना हो, मैरीटाइम सेक्टर के अंदर यहाँ पे कनेक्टिविटी हो। इसके अलावा आप देखिए कि जो रेड सी के अंदर में सेफ्टी को कैरी आउट करना हो, ट्रेड का जो सेफ्टी है, और जो आपको वन ऑफ द लार्जेस्ट जो यूरोप के जो एरियाज है उसके अंदर में लार्जेस्ट आपको जो ट्रेड पार्टनर है उसके रूप से देखने के लिए मिलता है इटली प्रेजेंट समय के अंदर में। यहाँ पे डिस्कस यही किया गया है कि इंडिया एंड इटली के साथ में मिलते हुए जो हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो G20 के समय हमें प्रपोज किया गया था। तो पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट हैं, डिफेंस के जो टाइज हैं, उन्हें हमें बूस्ट करने का ज़रूरत है, जिससे कि इंडो मेडिटेरियन सी का जो एरिया है उसको सेफ एंड सिक्योर वे में कैरी आउट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स ये इंडिया एंड इटली के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन का जो यहाँ पे पावर है कि इंटरनल डेमोक्रेसी को भी, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसको भी यहाँ पे इंश्योर करने का ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन को। आप देखिए कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर स्प्लिट हुआ करता है, कोई स्प्लिट आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक सेक्शन यहाँ पे अदर पार्टी को ज्वाइन करता है या अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है, तो उस समय तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो डायरेक्शंस है उनको इश्यू किया जाता है। कुछ यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास में कुछ गाइडलाइंस है, कुछ मैनुअल्स हैं डिफरेंट केसेज के थ्रू में, जिसके थ्रू आप देखिए कि फैक्शन, किसी भी फैक्शन को यहाँ पे डिसाइड करना हो इलेक्शन कमीशन के द्वारा। बट यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में कहा गया है। इंटरनल डेमोक्रेसी किस तरीके से, आप देखिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है, पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है वो किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से ना होना चाहिए, क्रिमिनल या कन्विक्टेड पर्सन है वो ना होना चाहिए, जिससे कि डीक्रिमिनलाइज किया जा सके। जैसे कि लिली थॉमस केस है, लोक पहरी केस है, जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को डीक्रिमिनलाइजेशन करने के रिगार्डिंग में है। तो इंटरनल जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसको यहाँ पे इंश्योर करने के बारे में, उसको किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जा सके, इलेक्शन कमीशन का क्या यहाँ पे इंटरवेन होना चाहिए, उन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ग्रीस के, वहाँ से आप देखिए कि ग्रीस के द्वारा अपने जो सिविलियन पर्सनस हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। लेबनान के वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला, उसी वजह से 2011 के समय इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा भी आप देखिए कि एक मिशन है उसको लॉन्च किया गया था, जिससे कि लेबनान के वहाँ पे इंडियन जो सिविलियन पर्सनस हैं उनको रेस्क्यू किया गया। उस मिशन का नाम आपको आप देखिए कि ऑपरेशन जो सुकून है वो देखने के लिए मिलेगा, ऑपरेशन सुकून है। ऑपरेशन सुकून के थ्रू आप देखिए कि हमारे नाइबर जो कंट्रीज हैं उनको भी वहाँ पे रेस्क्यू है वो किया गया था, हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं उनको भी वहाँ से रेस्क्यू किया गया था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा लेबनान की सिचुएशन के रिगार्डिंग में अब भी यहाँ पे स्टेटमेंट है वो दिया गया था कि जल्दी जो सिविलियन पर्सन उनको नेवल रूट के थ्रू में, उनको नेवल रूट के थ्रू रेस्क्यू किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन जो 2.0 है उसके बारे में मेंशन किया गया है। 2016 के समय 2014 के समय उसको लॉन्च किया गया, 10 ईयर्स इसके कंप्लीट हुए हैं। ODF का जो स्टेटस है वो दिया जाता था इनिशियल फेज के अंदर में, ओपन डेफिकेशन फ्री है। यहाँ पे 2011 के समय 2021 के समय जब सेकंड स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया, जिससे कि हैजार्डियस जो वेस्ट है उससे लोगों को कैसे यहाँ पे डिस्टेंस को मेंटेन करना है, कैसे हैजार्डियस वेस्ट का जो सेपरेट वे में आप देखिए कि उसका जो कलेक्शन है उन सभी को कैरी करना है, वो सब भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्वच्छ भारत मिशन का जो बेसिक मैंडेट यही है कि एक सोशल मूवमेंट है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जा सके, जिससे कि लोग यहाँ पे क्लीननेस है उसके रिगार्डिंग में जो ध्यान है वो रखा जाए। जैसे कि इंदौर के अंदर वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनके द्वारा
जो वेस्ट का जो ओरिजिनेशन है उसी को सेग्रीगेट किया जाता है 2 पार्ट्स के अंदर में। इंदौर के द्वारा कंटिन्यूस आप देखें कि स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर अच्छा परफॉर्म है वो किया गया है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा श्रीलंका के जो पॉलिटिकल लीडर हैं न्यू पावर के अंदर जो आए हैं उनके साथ में जो मीटिंग कैरी आउट किया जाएगा। श्रीलंका का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के जो प्लेसेज हैं जो इंडिया के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में जो डिस्कशन है उसको यहाँ पे कैरी किया जाएगा। इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर हैं एंड श्रीलंका के जो न्यू पॉलिटिकल लीडर हैं जो पावर के अंदर आए हैं उनके द्वारा। स्टूडेंट्स, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट का जो यहाँ पे जिस तरीके से एयर पोल्यूशन आप देखिए स्टेबल बर्निंग के जो केसेज हैं उनको नहीं डिटेक्ट किया गया, उसका फेलिंग है, उसको यहाँ पे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट को आप देखिए कि स्लैम किया गया है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि स्टेबल बर्निंग को रोका जा सके नियर बाई एरियाज़ के अंदर में, या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और आप देखिए कि दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के वहाँ पे। स्टूडेंट्स, अभी इनके द्वारा आप देखिए कि इनका जो समर्थता है, जो यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ है उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है उसको रेज किया गया है। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में आप रीड करते हो, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में रीड करते हो। प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज कितना हुआ करता था? 6 क्लासिकल लैंग्वेज हुआ करता था। सपोज कीजिए 4 तो हमारे सदर्न पार्ट से ही है। केरल के वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज है? मलयालम है। कर्नाटका के वहाँ पे कन्नड़ा है, कर्नाटका के वहाँ पे कन्नड़ा है। तमिलनाडु के वहाँ पे आप देखिए कि तमिल है, और तेलुगु आपको देखने के लिए मिलेगा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के वहाँ पे। तो 4 तो हमारा सदर्न पार्ट से है। आप देखिए कि एक लैंग्वेज संस्कृत और एक लैंग्वेज आपको ओडिया है वो देखने के लिए मिलता है। ओडिया लास्ट लैंग्वेज है जिसको ऐड किया गया था हमारा क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस के रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो 5 अदर लैंग्वेज हैं, 5 अदर लैंग्वेज हैं उनको भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। एक तो स्टूडेंट्स आपको जो मराठी लैंग्वेज है वो देखने के लिए मिलता है। महाराष्ट्र का जो मराठी लैंग्वेज है उसका डिमांड था, बट आप देखिए कि कुछ क्राइटेरियाज भी थे वहाँ पे लैंग्वेज का, क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस के रिगार्डिंग में, कि काफ़ी पुरानी लैंग्वेज होना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी का एक पीरियड होना चाहिए लैंग्वेज के रिगार्डिंग में, एक डिसकंटिन्यूटी है वो होना चाहिए, और किसी भी लैंग्वेज के साथ में उनका जो कॉपी है वो नहीं होना चाहिए, कुछ कॉपी का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि मराठी के अलावा स्टूडेंट जो बंगाली जो लैंग्वेज है उसको भी यहाँ पे स्टेटस दिया गया है। मराठी है, बंगाली है। आसाम का जो लैंग्वेज है आसामीज, उसको भी यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। और स्टूडेंट्स पाली एंड प्रकृत, पाली एंड प्रकृत जो लैंग्वेज है उसको भी यहाँ पे जो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज को। केरल के वहाँ पे लैंग्वेज है मलयालम, कर्नाटका के वहाँ पे कन्नड़ा है, तमिलनाडु के वहाँ पे तमिल है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के वहाँ पे तेलुगु है। तो 4 तो इन लैंग्वेज को दे दिया गया। फिर आप देखिए कि यहाँ पे महाराष्ट्र का जो डिमांड था, महाराष्ट्र का जो डिमांड है कि मराठी लैंग्वेज, उनको भी यहाँ पे स्टेटस दिया गया है। वेस्ट बंगाल को दिया गया है। वेस्ट बंगाल के अलावा आप देखिए कि आसामीज़ को दिया गया है, और आसामीज़ के अलावा पाली एंड प्रकृत को दिया गया है। और 2 अदर लैंग्वेज जो अर्लियर फेज के अंदर हुआ करते थे, एक आप देखिए कि ओडिया लैंग्वेज है, एक संस्कृत लैंग्वेज है। तो इस तरीके से आप देखिए कि 6 प्लस में 5 11 टोटल लैंग्वेज हैं जिनको कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस है। प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप किया जाता है, जहाँ पे जिस भी क्लासिकल लैंग्वेज को स्टेटस हुआ करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के वहाँ पे। फिर आप सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे रिसर्च को कैरी आउट किया जाएगा। 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स उन लैंग्वेज के अंदर में दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। एग्रीकल्चर सेक्टर का जितना भी यहाँ पे स्कीम है, इनिशिएटिव्स हैं, उनको 2 प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग में ऐड किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि जो विकास योजना है, आप देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अलावा आप देखिए कि जो कृष्णोत्ती योजना है, उनसे बोथ स्कीम्स के अंडर में यहाँ पे सभी इनिशिएटिव्स को काउंट किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो ऑयल सेक्टर है, ऑयल सेक्टर के रिगार्डिंग में भी जो एडिबल ऑयल्स का जो मिशन है उसको भी लॉन्च किया जाएगा। तो सभी इनिशिएटिव्स को एक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में ऐड करने के बारे में मेंशन किया गया। आप देखिए कि इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताया गया है कि जो HIV एड्स के जो केसेज है उनको डिक्रीज करने के रिगार्डिंग में इंडिया का यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन है। और यहाँ पे बेसिकली ये भी डिस्कस किया गया है कि जो SDG डेवलपमेंट गोल्स हैं अगर हमको अचीव करना है तो इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए। यहाँ पे क्यों रोल होना चाहिए? आप देखिए कि एक तो जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, तो इस वजह से इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है। हर एक SDG है, कोई भी ग्लोबल टारगेट है उसको अचीव करना है, उसी के रिगार्डिंग में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें ईरान के जो मिलिट्री चीफ है उनका डेथ हुआ है सीरिया के अंदर जो अटैक को कैरी आउट किया गया था। हजीबुल्लाह के वहाँ पे आप देखिए कि हेडक्वार्टर का जो हिट है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया है। इजराइल और हजीबुल्लाह का कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट है वो न्यूज़ के अंदर में है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे कंटिन्यूस वायलेंस का ही जो टॉपिक्स हैं जैसे ताइवान के वहाँ पे हो, फ्रांस के वहाँ पे हो, या किसी अदर कंट्री इजराइल एंड यूएस का जो रिलेशन है उन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। मॉरिशस के बारे में यहाँ पे एक डिस्कशन है। एक डिस्कशन यहाँ पे मॉरिशस के बारे में है जो कि बेसिकली कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में है। और आप देखिए कि अभी हमने श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से जब डिस्कस किया था कि हमारे पॉलिटिकल लीडर वहाँ पे मिलेंगे, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन जो सागर का जो इनिशिएटिव है इंडियन पीएम के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, और इंडिया को आप देखिए कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो सिचुएशन है उसको क्रिएट करना है हमारे इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन ये भी आपको इंडियन ओशन की रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।